हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सोशल इश्यूज़ के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। अब जैसे साम्राज्य बनते हैं, साम्राज्य टूटते हैं, उसी तरह से देश का निर्माण होता है, देश का विखंडन होता है। तो उसी तरह से कुछ सामाजिक जो जातियाँ हैं, इनका पतन होता है, कुछ जातियों का उत्थान होता है। तो इसी संदर्भ में आज का ये वीडियो है। आप इमेजिन कीजिए कि 1901 या 2 में एक जाति जिसके एक राजा थे, जिन्हें साहू जी महाराज कहा जाता था, वो स्नान कर रहे थे, वो राजा थे। और स्नान के समय वो चाहते थे कि कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो। उन्होंने राजपुरोहित से ऐसा आग्रह किया। राजपुरोहित ने कहा कि वो खाना खा रहे थे, फल फूल पुआ पकवान जो होता है उसका वो ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी मैं स्नान नहीं किया हूँ, तो मैं वैदिक मंत्रों का उच्चार एक शूद्र के लिए नहीं कर सकता हूँ। यद्यपि वो राजा साहू जी महाराज थे, लेकिन पुराण का उच्चारण कर सकता हूँ। तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी आज से लगभग 100 साल पहले की। और इसके विषय में कुछ बातें मैं और भी बता दूं। जैसे कुर्मी जो एक जाति है, जो एक महत्वपूर्ण जाति हो चुकी है भारत की, इस पर मैं विस्तृत चर्चा तो करने ही जा रहा हूँ। पृष्ठभूमि में ये बता रहा हूँ कि जो क्रिमिनल एक्ट बना था 1870-71 में, उसमें गुर्जर के साथ साथ कुर्मी भी था, जिसको माना गया कि ये क्रिमिनल जाति है और इसीलिए ये पुलिस की नौकरी के उपयुक्त नहीं है। 1894 में जो उत्तर प्रदेश आज राज्य है, वहाँ पे कुर्मी की अपॉइंटमेंट पुलिस की भर्ती में नहीं होती थी, लेकिन 1896 में इस नियम में परिवर्तन किए गए थे। इसके पहले का जो हिस्ट्री है रिसेंट टाइम में, असाफुद्दौला के समय का है। असाफुद्दौला भी चाहते थे कि जो कुर्मी जाति है, इसको उसी तरह से जिस तरह से ब्राह्मणों को और राजपूतों को जमीन दिया गया है, उसी तरह से इसे भी दिया जाए, जिसे ब्राह्मणों और राजपूतों ने विरोध किया था। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है। अब जैसे इसके रेशियल स्टॉक के बारे में, जैसा कि रिजले ने 1901 में कहा था कि जो नॉर्थ इंडियन कुर्मी हैं, नॉर्थ इंडियन कुर्मी जो अवध रीजन में हैं, इनमें जैसे जो नॉर्डिक एक स्टॉक है जो कंपैरेटिवली फेयर होते हैं, और द्रविडियन स्टॉक का ये रेशियल एक एडमिक्सचर है। लेकिन साउथ इंडिया में जैसे जैसे जाते हैं तो उसमें जो द्रविडियन जो एक एलिमेंट है वो बढ़ता जाता है। तो इस तरह का इसका एक रेशियल स्टॉक है। आम परंपरा ये है कि ये वैदिक आर्यन है। अब जैसा कि भारतीय जो परंपरा है, इसमें आर्य शब्द एक संस्कृति का द्योतक है, किसी नस्ल का ये द्योतक नहीं है। तो आर्य, वैदिक आर्य के अभिन्न अंग कुर्मी रहे हैं। उस समय क्षत्रिय थे, लेकिन कालांतर में कृषि कार्य में इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और जो रिसेंट जैसे 1901 में जो सोशल स्टेटस आप कह सकते हैं, सोशल स्टेटस में यूपी में एनेक्चर 7 में थे। एनेक्चर 7 का मतलब है कि वो लगभग स्थिति शूद्रों की थी। बिहार में एनेक्चर 3 में थे, जिसमें सछूत शूद्र कहा गया कि इनका छुआ हुआ कोई पानी पी सकता है। तो ये सोशल स्टेटस था और अपवर्ड मोबिलिटी के लिए ये लगातार डिमांड कर रहे थे। 1910 में ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय महासभा का गठन इसी उद्देश्य से किया गया था कि इसकी जो एक प्रतिष्ठा रही है परंपरागत रूप से वैदिक क्षत्रिय की, उसको पुनर्स्थापित किया जाए, जिसका कि विरोध कुछ जातियां कर रही थी। अब जैसे परंपरागत रूप से और ऑक्यूपेशनली, जैसे कि मोस्टली ये पीजेंट थे, कुछ के पास होल्डिंग अच्छी थी, लेकिन मेजॉरिटी जो थे वो मार्जिनल फार्मर्स थे, वो टीनेंट थे, वो पीजेंट थे, और वो लगातार टेनेंसी रिफॉर्म के लिए मांग कर रहे थे। और इसी उद्देश्य के साथ त्रिवेणी संघ बना था, जिसमें यादव, कोयरी और कुर्मी, इन तीनों ने इलेक्शन भी लड़ा था। 1937 में वो पराजित भी हुए थे। तो राजनीतिक रूप से ये काफ़ी शक्तिशाली एक जाति नहीं थी। अब एक कुर्मी जैसे एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कुछ और भी इसी से मिलती जुलती जातियाँ हैं, और उनको भी ये एसोसिएट करते हैं, जिसमें पटेल भी है गुजरात में, इसी तरह से कुंबी जाति है, कुंबी जाति के शिवाजी थे, वो थे, और इसी तरह से कप्पू जो एक जाति है आंध्र प्रदेश में, और नायडू, इनका ऐसा मान्यता है कि ये भी कुर्मी जाति से संबंधित हैं। लेकिन सबकी अपनी अपनी एक विशिष्टता है, एक पहचान है।
और जो एक प्रॉपर कुर्मी जाति है, जिसमें उसके ब्रांचेस की हम लोग चर्चा न करें तो इसकी जनसंख्या लगभग 40 लाख के बराबर बिहार में मानी जाती है। और अन्य जो राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है, लगा हुआ उड़ीसा भी है, तो तमाम मिला के ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 करोड़ के आसपास कुर्मी वर्ग की आबादी है। और जो पॉलिटिक्स हुआ है प्री मंडल पॉलिटिक्स में कुर्मी जो जाति है, मतलब 1947 से लेके 1990 तक जिस समय मंडल कमीशन लगा था, उस समय का पॉलिटिक्स जो था वो दैट वाज डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण राजपूत कॉम्बो। तो मोस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स जो होते थे वो या तो ब्राह्मण या राजपूत होते थे। लेकिन 90 के बाद से जो मंडल पॉलिटिक्स का जो एरा शुरू हुआ है, मंडल पॉलिटिक्स के एरा में जो सबसे मेजर गेनर है इंडिया के पॉलिटिक्स में, वो कोई और जाति नहीं है बल्कि कुर्मी जाति है। कुर्मी जाति जो है अब अपने प्रतिस्पर्धी जो इनकी जातियाँ हैं जो ओबीसी में हैं, जैसे मान लीजिए कि कुशवाहा भी अगर है, कुशवाहा के साथ हालांकि ये ट्विन कास्ट बनाते हैं, यादव को इन्होंने डिसलॉज कर दिया है। उसी तरह से इसके पहले जो शासक वर्ग था ब्राह्मणों का, उसको भी इन्होंने डिसलॉज कर दिया है। हालांकि सभी स्टेट में एक जैसी परिस्थितियां नहीं है, लेकिन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखा जाए, जैसे इनका जो जातीय संगठन है उसमें जो फोटो वोटो रहता है उसमें वसुंधरा राजे का भी फोटो रहता है, चंद्रबाबू नायडू का भी रहता है, नीतीश कुमार तो है ही है, एक हार्दिक पटेल भी है, ये सब आइकन हैं। और इंडिपेंडेंस जो फ्रीडम फाइटर है उसमें सरदार पटेल इनके एक बड़े आइकन हैं। तो स्वाभाविक रूप से इंडिया के पॉलिटिक्स को इन्होंने अपने तरह से शेप किया है। इनका एक अपना स्टैंड होता है भारत के पॉलिटिक्स के प्रति। तो आइए अब जैसे हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि कुर्मी की जो शक्ति बढ़ी है वो 90 तक क्यों शक्तिशाली नहीं थे, 90 के बाद एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में वो क्यों उभरे हैं अपने प्रतिस्पर्धी जो ओबीसी में भी कुछ जातियां हैं, जैसे जाट भी है, गुजर भी है, बनिया भी है, इस तरह से मान लीजिए कि और भी जो जातियां हैं, मराठा है, उसके तुलना में कुर्मी जो है ज़्यादा एडवांस क्यों है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे कुर्मी जो जाति है थोड़ा फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर ईस्टर्न यूपी में और बिहार में मेन रूप से बसी हुई है, तो उसके पास अगर होल्डिंग कम भी है, गुजरात के हो सकता है पटेल के तुलना में उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, मराठा के तुलना में हो सकता है ज़्यादा ज़मीन नहीं है, लेकिन तब उन्होंने आप कह सकते हैं कि जो कमर्शियल क्रॉप्स है, वेजिटेबल्स है, उसकी फार्मिंग शुरू की। तो इस तरह से वेजिटेबल के फार्मिंग की वजह से उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि वो कमर्शियल क्रॉप है। और जो इस तरह से जो इनकम हुआ उसको उन्होंने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया। मतलब आप समझ सकते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर और उससे फिर सर्विसेज सेक्टर में एजुकेशनली संभवतः ओबीसी में सबसे एजुकेटेड ये जाति है। और इसका रिप्रेजेंटेशन जो है सर्विस सेक्टर में, चाहे वो क्लास 1 हो, 2 हो, किसी तरह का जॉब हो, बेटर है अन्य जातियों के तुलना में। तो शिक्षा को इन्होंने एक तरह से अपना आधार बनाया और टेक्निकल एजुकेशन में गए। टेक्निकल एजुकेशन में, पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा रुझान नहीं होता है। हालांकि अब तो सिविल सर्विसेज में भी इनका रिप्रेजेंटेशन रिसेंट टाइम में बढ़ा है। तो इस तरह से 90 के बाद से इनका रिसर्जेंस जो हुआ है वो क्यों हुआ है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब जैसे जो एक पहले जो एक सवर्णों की राजनीति थी उसको डोमिनेट कर रहे थे ब्राह्मण और राजपूत, तो उनका एक पतन हो गया, मंडल का बवंडर उठा। मंडल के बवंडर में ये दोनों जो मेन जातियां हैं वो समझ नहीं पाई कि फिर से पॉलिटिक्स में किस तरह से रिस्टोर करना है, रीस्टैब्लिश करना है, क्योंकि ये तूफान इतना तेज़ था उस समय। तो हालांकि जो यादव थे वो सोशल जस्टिस का लड़ाई लड़ रहे थे, उसको किस तरह से कुर्मी जाति ने उनसे छीन लिया, क्योंकि सोशल जस्टिस के साथ उन्होंने जोड़ा डेवलपमेंट। क्योंकि सोशल जस्टिस बिना डेवलपमेंट के जो था वो कुछ समय तक तो लोगों को अपील किया, क्योंकि ओबीसी की भी जो जातियाँ थी उनको भी डेवलपमेंट चाहिए था, उनको सर्विसेज चाहिए था, उनको बेटर लाइफ चाहिए था। और तब फिर नीतीश कुमार जैसे नेता ज़्यादा अपीलिंग साबित होने लगे लालू प्रसाद यादव जैसे नेता से। अब जैसे वो एक जो मेन स्ट्रीम ओबीसी पॉलिटिक्स है उससे उन्होंने अपना नाता तोड़ा, यानी कि लालू यादव से, मुलायम सिंह यादव से नाता तोड़ा, उन्होंने सवर्णों से नाता जोड़ा, क्योंकि जान रहे थे कि सवर्ण जो है ये एंटी लालू हैं, एंटी मुलायम हैं। तब उन्होंने सवर्णों से हाथ मिलाया, तब ये एक बेटर कॉम्बिनेशन बना।
ओबीसी में कोयरी जैसे है, कुर्मी है, प्लस एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनको नीतीश कुमार ने अपने तरफ जोड़ा। एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो क्लास है ये लगभग 35% है बिहार में, और अन्य राज्यों में भी लगभग यही स्थिति है। तो उसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं नीतीश कुमार जैसे नेता, चंद्रबाबू जैसे नेता, तो स्वाभाविक है कि उसका एक सोशल बेस जो है वो स्ट्रांग है, और सवर्णों का उसी तरह से उनको सपोर्ट मिल जाता है। बिहार की स्थिति में अगर हम देखें तो जो कैपिटलिस्ट लॉबी है बिहार की, तो वो किसी भी नेता के तुलना में नीतीश कुमार को ज़्यादा सेफ समझती है, ज़्यादा स्टेबल समझती है, और जिस तरह के पॉलिसीज़ मान लीजिए कि नीतीश कुमार जैसे नेता या चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने का, रोड्स के एक्सपेंशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एक पॉलिसी चलाया, तो इससे उनको इनका सोशल बेस और एक्सेप्टेबिलिटी जो है समाज के अन्य वर्गों में बढ़ता चला गया। और आज तो स्थिति ये है कि जैसे इंडिया के पॉलिटिक्स में ब्राह्मण को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट किया जाता है, और अन्य जो जातियां हैं उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। और मैं तो समझता हूँ कि भारत में आज जो कुर्मी जाति है ये डोमिनेंट कास्ट है, न कि आज ब्राह्मण डोमिनेंट कास्ट है। जबकि एक भी ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर नहीं है, या एक आध हो सकते हैं कि हो भी, जहाँ 30 के 30 ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर होते थे, आज वहाँ 1 या 2 अगर हैं काउंटिंग पे। उसके जगह पे कुर्मी जो है वो सेंट्रल यूनियन कैबिनेट से लेके स्टेट में भी, अगर मेजर स्टेट्स में भी उनका रिप्रेजेंटेशन है, तो निश्चित तौर से आज वो एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स है। ओबीसी के पॉलिटिक्स को सोशल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस प्लस जो डेवलपमेंट का एक जो कंसेप्ट चला, उसको वो बेटर ढंग से रिप्रेजेंट कर रही है अपने प्रतिस्पर्धी जाति, जो उसकी प्रतिस्पर्धी जातियाँ हैं जैसे जाट है, गुर्जर है या फिर यादव है, उसकी तुलना में। तो ये रिसर्जेंस आप कह सकते हैं, रिस्टोरेशन कह सकते हैं कुर्मी जाति की। और धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट इस पर लिखेंगे। थैंक्स अ लॉट।